हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप समझ लो वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक है, वर्क ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगता है, ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज होती है जिसकी वजह से, और ये अप्लाई करने के लिए आपको एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। और एनर्जी आप कितने स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए ज़्यादा सप्लाई कर सकते हो उसका मेजरमेंट क्या है, पावर। ठीक है, मतलब कितना आप फास्ट वर्क करते हो या तो एनर्जी यूज़ करते हो, तो वो आप डिनोट करोगे पावर से। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले आपको ये समझना है वर्क, उसके बाद एनर्जी और फिर पावर। वर्क समझने से पहले आप 9th स्टैंडर्ड याद करो जिसमें वर्क की एक डेफिनेशन आती थी, आप एक फॉर्मूला बनाते थे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट एक्चुअली डेफिनेशन क्या है वर्क की? वर्क की डेफिनेशन है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या करना पड़ेगा आपको समझना, फोर्स कितना भी लगे बट वो डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स है वो आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लिखोगे फोर्स in the direction of displacement। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, जो हम डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं वर्क वो, और फिजिक्स में हम जो टेक्निकली यूज करते हैं वर्क, ये दोनों वर्ड सेम है, दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, सपोज आप कोई एक काम कर रहे हो, ठीक है, कोई एक काम कर रहे हो, जैसे एक वॉल है उसको धक्का मार रहे हो। अब वॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में आप बोलोगे कि आपने कोई वर्क किया ही नहीं है, बट नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहोगे कि मैंने पूरा दिन वॉल को धक्का मारने का काम किया। सेम वे आप रनिंग कर रहे हो सर्कुलर ट्रैक पे और आपका एक रोटेशन फिनिश हुआ, आप उसी पोजीशन पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो नेटवर्क क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, और नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलोगे कि मैंने वर्क किया है, तो दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? और फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैथमेटिकली कैसे लोगे आप समझो कि सपोज ये एक ग्राउंड है, उसके ऊपर कोई एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास, इसको मैं ये डायरेक्शन में खींच रहा हूँ फोर्स F की हेल्प से, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है F, बट ये जो F है वो पूरा यूज़ नहीं हो रहा है डिस्प्लेस कराने के लिए। F का एक कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, सपोज मैं यहाँ पे एंगल ले लूँ थीटा, तो यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो ये कंपोनेंट फोर्स का, कौन सा, F cos थीटा, और ये जो F sin थीटा है वो कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़फुल नहीं है। मतलब आप जब वर्क काउंट करोगे तब आप क्या करोगे, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लोगे, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल सपोज मैं रख दूँ D या तो X,
तो यहाँ पे मैंने डी लिख दिया और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है। चाहे फोर्स F था बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, F cos थीटा। तो ये बन गया वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी का यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। दोनों वेक्टर क्वांटिटी का यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन और वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होके आपको स्केलर वैल्यू मिल रही है विदाउट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में ले लिया, फोर्स अलग डायरेक्शन में था बट उसका एक कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो फिर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए ये आपको मिलता है स्केलर। तो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो वेक्टर क्वांटिटी का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और उस तरह की प्रोडक्ट हमें जो मिल रही है वो स्केलर मिले। इसीलिए सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे आपको जितना समझ में आया लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे दो वेक्टर ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर, वेक्टर ए, और ये वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है, और दोनों की टेल जहाँ पे कोइंसाइड हो रही है वहाँ पे हम पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। ओके, ये O से लेके ये पोजीशन P तक A वेक्टर है और Q तक B वेक्टर है। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। उसके बाद आप एक और मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हो बट ये चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में वो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट भी हमें वेक्टर के फॉर्म में मिले। यहाँ पे दो वेक्टर को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट हमें स्केलर फॉर्म में मिले, मतलब विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, वहाँ पे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वहाँ पे हम डिनोट करने वाले हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, तो वेक्टर में आप दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हो, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, वेयर याद रखना है ऑलवेज थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कंपल्सरी ए और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, थीटा। अब आपको समझ में आया कि इससे पहले की फ्रेम में मैंने जो आपको बताया था एफ डी कॉस थीटा क्यों आया था, क्योंकि वहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट था और वर्क डन इक्वल टू मिलेगा आपको एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, चलो ये क्लियर है। अभी हमें कुछ रूल्स निकालने हैं, उससे पहले ए डॉट बी हमें और कौन सी तरह से मिल सकता है, तो समझो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू बी कॉस थीटा, है ना। और दूसरा तरीका मेरे पास ये है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। अब समझो यहाँ पे मैंने जो लिखा है b cos थीटा वो है क्या, कि यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ,
कौन से वेक्टर के ऊपर? वेक्टर ए के ऊपर। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मुझे मिलेगा m और ये बनेगा 90 डिग्री। तो ये जो b है उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे आपको, यहाँ पे b साइन थीटा, यहाँ पे b कॉस थीटा। तो जो b कॉस थीटा है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ o इंटू एम। समझो कैसे कि अगर मैंने कॉस थीटा लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड क्या है? ओ एम। हाइपोटेनियस क्या है? बी। तो ओ एम आपको क्या मिलेगा? बी कॉस थीटा। समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे ए इंटू ओ एम डिस्टेंस में ले सकता हूँ, ए इंटू ओ एम। तो ये ओ एम है क्या? तो ये हमने बी वेक्टर का यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया हुआ है। बी वेक्टर का यहाँ पे क्या लिया है? प्रोजेक्शन। तो आप लिखोगे ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। हमने क्या लिया है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। कौन से वेक्टर के ऊपर? ऑन वेक्टर ए। तो सेम वे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी इंटू ए कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मिला मुझे 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे कोई एक मुझे पॉइंट मिला n। तो ये जो a है उसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। ठीक है? तो यहाँ पे अगर ये कॉस थीटा है समझना, और मुझे चाहिए ये ओ एन, तो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे थीटा है, फिर से मैं कॉस थीटा ले लूँ। इस बार मैं एडजेसेंट साइड ये ले लेता हूँ, कौन सा? ओ एन। हाइपोटेनियस अभी बन जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कैपिटल ए। तो ओ एन क्या मिलेगा आपको? ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा की जगह पे मैं ओ एन लिख सकता हूँ, बी कॉस थीटा की जगह पे मैं ओ एम लिख सकता हूँ। मतलब समझो, अगर मैं बोलूँ ए कॉस थीटा तो वो क्या बनेगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्लियर? ओके। तो ए डॉट बी मुझे कौन कौन से तरीके से मिल सकता है? एक, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दूसरा, ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ए वैल्यू ले रहे हो तो प्रोजेक्शन किसका आएगा? बी का। ठीक है? और यहाँ पे जब बी वैल्यू ले रहे हो तो प्रोजेक्शन किसका आएगा? ए का। क्लियर? तो ए डॉट बी या तो आप ए बी कॉस थीटा से फाइंड करो, या तो ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, या तो बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी से फाइंड करो। क्लियर? अब एग्जाम में एक और चीज़ आ सकती है, समझो। यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको पूछा जाए फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एनी वन वेक्टर, लेट्स से ए ऑन वेक्टर बी, किसका प्रोजेक्शन है? ए का। किसके ऊपर? बी के ऊपर फाइंड करना है। मतलब कौन सा हो गया? ये वाला। ये कौन सा है? ए कॉस थीटा। तो मतलब ये बन जाएगा ए इंटू कॉस थीटा। अब ए इंटू कॉस थीटा क्या बनेगा? यहीं से ले लो। तो ए इंटू कॉस थीटा क्या बनेगा? ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है? तो अच्छे से याद रखना, जितना है सब रिपीट कर रहा हूँ। आपको भी क्या क्या लिखना है समझो। सबसे पहले अगर एग्जाम में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक्सप्लेन इन डिटेल, तो सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो जिसमें दो वेक्टर लेने हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल दिखा दो थीटा। क्लियर? ओके। बाकी सारा जो वर्क है वो बाद में करो। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। ठीक है? दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से। क्लियर? वेयर कंपलसरी लिखना है यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर? चलो ये हो गया। अब
ए डॉट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इसमें चेंजेस करते हैं। ए एज इट इज रखा, बी कॉस थीटा को हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब बी कॉस थीटा है क्या, तो यहाँ पे बी जो वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन निकालो ए के ऊपर, मतलब ये जो डिस्टेंस मिला वो क्या है, बी कॉस थीटा इतना। तो बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ओ एम। ओ एम मतलब क्या, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी की परछाई किसके ऊपर, ए के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फिर से ए डॉट बी लिखो, बी इंटू ए कॉस थीटा। अभी ए कॉस थीटा क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ एन लिख दिया। ओ एन क्या है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, क्योंकि अभी देखो ये जो पूरा ए वेक्टर है उसकी परछाई गिर रही है किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी हो गया। उसके बाद अलग से डिफाइन कर दो कि अगर हमें एग्जाम में पूछे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इससे उल्टा पूछे सपोज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो आपको लिखना है ए डॉट बी डिवाइड बाय ए। क्लियर। चलो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से कॉपी कर लो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11th-12th साइंस में जहाँ पे भी आप वेक्टर पढ़ोगे वहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को देखोगे। ठीक है, तो अच्छे से लर्न कर लेना, 2-3 बार रिटन प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, कम्यूटेटिव लो। मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि अगर आप कर रहे हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू बनेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, यहाँ पे डायरेक्शन है ही नहीं। हाँ, अगर यही चीज़ वेक्टर प्रोडक्ट में आएगी, जब आप वेक्टर प्रोडक्ट सीखोगे, तब ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो आंसर मिलता है उसमें डायरेक्शन है। ठीक है, चलो अभी तो ये याद रख लो, कम्यूटेटिव लो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हो, क्योंकि आप ए बी कॉस थीटा लिखो या तो बी ए कॉस थीटा चलेगा। इसीलिए वर्क डन के फॉर्मूला में हम दोनों चीज़ एक्सेप्ट करते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब एफ डी कॉस थीटा भी चलेगा, डी एफ कॉस थीटा भी चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो आप दोनों तरह से कर सकते हो कि अगर आपने ये कर दिया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो ए के साथ, चलेगा। और ए की डॉट प्रोडक्ट ले लो बी के साथ, फिर बीच में प्लस साइन, और ए की डॉट प्रोडक्ट ले लो सी के साथ। ठीक है, थर्ड याद रखना, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 0। तो फिर ए डॉट बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा सिर्फ ए बी। क्यों, क्योंकि रीजन है कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर एंटी पैरेलल होते तो आप खुद सोच सकते हो कि थीटा इक्वल टू क्या बनता है, 180 डिग्री, कॉस 180 इक्वल टू क्या होगा, -1, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस ए बी। ओके, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी से परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 90 डिग्री। और जब थीटा 90 बनेगा तब कॉस 90 क्या बन जाएगा, 0। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मिलेगा 0। समझना, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तब डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाली है, 0। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ। अब आपको बोले कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे की ओर।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू mg, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो फिर यहाँ पे बनेगा एंगल 90 डिग्री और वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको मिलेगा 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको मिलेगा 0 क्योंकि 90 डिग्री एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट आएगी 0। अब लॉजिकली भी देखो कि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये मार्कर है, उसको मैं यहाँ से ऐसे लेके जाऊँ हॉरिजॉन्टल, तो उसमें ग्रेविटी ने क्या काम किया? कुछ नहीं, वो तो मैंने वर्क किया ना। ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है वो तो नीचे लेके जाएगी। अगर हाँ मैं ऐसे छोड़ दूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर, तब हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया इसको डिस्प्लेस कराने में। अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा हूँ तो वो मैंने वर्क किया है, ग्रेविटी ने नहीं, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी नीचे की ओर। इस तरफ लाने के लिए तो मैंने एफर्ट डाली ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बन जाएगा 0। तो लॉजिकली भी सही है और मैथमेटिकली भी देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो एफ डी कॉस 90 आंसर आएगा 0। ठीक है। यूनिट वेक्टर्स के लिए लेते हैं। कौन से यूनिट वेक्टर्स जो हम एक्सिस के लिए सिलेक्ट करते हैं, एक्स वाई एंड जेड के लिए? आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है। अब अगर मैं करूँ आई कैप डॉट आई कैप, चलो क्या आंसर आना चाहिए? तो ए डॉट बी के लिए हम क्या करते हैं? ए बी कॉस थीटा, मतलब एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। आई का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दूसरा आई उसका मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और कॉस ये आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, तो ये भी एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों एक्स एक्सिस ही है तो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस 0 होगा क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉस क्या बनेगा? 0, मतलब 1 इंटू कॉस 0 इक्वल टू 1। आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैं आई डॉट जे लेता तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, तो एंगल क्या बनता? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आता? कॉस 90 इक्वल टू 0। आपको आंसर क्या मिलता? 0। तो यूनिट वेक्टर्स के लिए डायरेक्ट याद रख लो कि अगर सिमिलर है तो डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, मतलब ऐसे आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। वहीं पे आप याद रख लो आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट के भी 0, क्योंकि कोई भी दो एक्सिस ले लो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब चलते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट। सपोज मेरा वेक्टर ए है वो 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड है, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, और बी वेक्टर है वो बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। ठीक है। और मुझे बोला जाए ए डॉट बी फाइंड करो, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे सोचो। तो यहाँ पे मुझे ए और बी का पूरा एक, मतलब दोनों ग्रुप है, दोनों ग्रुप का मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो ये जो पूरा मुझे दिख रहा है ए, उसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है बी के साथ। तो अगर मैं इतना पार्ट सिलेक्ट करूँ ए एक्स इंटू आई कैप, उसका मल्टीप्लिकेशन बी एक्स आई कैप के साथ होना चाहिए, बी वाई जे कैप के साथ, बी जेड के कैप के साथ। बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप आपको 1 मिलेगा, आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा। मतलब अगर इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिर्फ सिमिलर कंपोनेंट्स का ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए डॉट बी में मुझे मिलेगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए एक्स इंटू बी वाई। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है। क्लियर?
यहाँ पे ax इंटू बी एक्स हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट किसका, i डॉट आई क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। ax इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, आपको ये मिल जाएगा डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? तो ऐसे हैंडल करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह बोल दिया गया कि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और वेक्टर b इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप और आपको बोला जाए वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड करो। तो क्या करोगे आप, i कैप वाले कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 इंटू 4 क्या होगा 8, सिंपल। j कैप का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 6 18, एडिशन करके रख दो। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 3 इंटू 6 18, यहाँ पे -1 इंटू 3 मतलब -3, 23 यूनिट आपका आंसर। यहाँ पे कोई डायरेक्शन आएगी नहीं, सीधा स्केलर फॉर्म मतलब सीधा मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको। ठीक है, चलो तो ये हो गया कार्टेशियन कंपोनेंट्स के लिए। अभी देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिंपल है, अगर आप a डॉट बी इक्वल टू क्या करते हो ए बी कॉस थीटा, अगर आप a डॉट बी इक्वल टू क्या करते हो ए बी कॉस थीटा, तो आपको कॉस थीटा फाइंड करने के लिए a डॉट बी डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा a इंटू बी, नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और एक बार आपको कॉस थीटा मिल गया तो थीटा इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल गई तो थीटा आपको इजीली मिल जाएगा, कॉस इनवर्स कर देना है। क्लियर यहाँ तक? तो ये पूरा हुआ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए आपको डिटेल में क्या क्या याद रखना है, डायग्राम, फर्स्ट डेफिनेशन मतलब a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाला, उसके बाद प्रोजेक्शन वाला टर्म और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख के रखो और ये 3-4 बार रिपीट कर लो। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख देना और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।